नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। यूएई और कतर के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली पहुंचे। दोनों देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने कतर दौरे की समाप्ति पर सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी कतर यात्रा से भारत और कतर की दोस्ती में नई मजबूती आई है। भारत व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और संस्कृति से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। मैं कतर की सरकार और लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार साझेदारी, निवेश सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए कतर के अमीर शेख के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत आने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों को उच्च स्तर पर जुड़ने और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने का अवसर मिला है। उनकी कतर यात्रा आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी को मजबूत करने पर भी केंद्रित रही। इससे पहले पीएम मोदी का अमीरी दीवान में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनकी अगवानी की। गौरतलब है कि भारत और कतर के बीच व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। किसानों का एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन समाज के कई दूसरे वर्गों पर भारी पड़ने लगा है। किसानों के आंदोलन के कारण इन इलाकों में मौजूद उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं, तो वहीं बोर्ड परीक्षाओं के चलते छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के कारण विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विशेष तौर पर बॉर्डर के आसपास के स्कूलों में स्कूल वैन पर रोक लगाने के कारण विद्यालयों में छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना समस्या बन गई है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन से व्यापारी वर्ग भी काफी प्रभावित हुआ है। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। बॉर्डर बंद होने से ट्रक फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहादुरगढ़ व्यापारी संगठनों ने किसानों से विनम्र निवेदन किया है कि वो प्रदर्शन के जरिए उनके व्यापार को हानि ना पहुंचाएं। दिल्ली और हरियाणा के बीच टिकरी बॉर्डर में किसान संगठनों के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कई चरणों में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगाई गई हैं और बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर भाजपा विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा से वॉकआउट किया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के अन्य नेताओं ने कोलकाता में विधानसभा से भाजपा नेताओं की निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और न ही होने देंगी। उन्होंने कहा, हम संदेशखाली की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी इस मामले में कार्रवाई से भाग रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता सरकार संदेशखाली पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे रही है। संदेशखाली घटना को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने संदेशखाली घटना को लेकर पूर्व बर्धमान में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र का दौरा किया। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ितों से मुलाकात की। अरुण हल्दर ने बताया कि संदेशखाली के लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक मौका नहीं मिला। संदेशखाली घटना की जांच के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृजलाल घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जेपी नड्डा ने राज्यसभा नामांकन के समय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ओडिशा से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पुरी मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ ही आशीर्वाद लिए। वहीं उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे।
भाजपा के चारों उम्मीदवारों माया नारुलिया, डॉक्टर एल मुरुगन, बंशीलाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज ने आज सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अशोक चव्हाण ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने ऊपर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनवरी में कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके साथ मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भी आज मुंबई में राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अजित पवार, एनसीपी नेता सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल और धनंजय मुंडे भी विधान भवन परिसर में मौजूद रहे। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले भाजपा के 7 उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी, युवा कांग्रेस नेता अनिल कुमार यादव और वद्दी राजू रविचंद्र ने गुरुवार को तेलंगाना से 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल के समय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तेलंगाना की एआईसीसी प्रभारी दीपादास मुंशी भी मौजूद रहीं। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एनसीपी मामले में आदेश सुना दिया है। राहुल नार्वेकर ने अपने आदेश में कहा कि अजीत पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। निर्णय विधायी बहुमत पर आधारित था, ऐसे में अजीत गुट को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। राहुल नार्वेकर ने कहा कि जुलाई 2023 में जब पार्टी में 2 गुट उभरे तो अजीत पवार के नेतृत्व वाला समूह ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी। नार्वेकर ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के अहमदाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक्सप्रेस में अपनी खबरों की रफ्तार को जारी रखेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस अधिवेशन में तकरीबन 11,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में भी इसी प्रकार का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी, तो वहीं समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार सभी को रहेगा। रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद जताई है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने साफ किया है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन अब नहीं करेंगे। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बुखारी जम्मू संभाग के पुंछ जिले के सुरनकोट के पहाड़ी नेता हैं। मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता माने जाते थे और पहाड़ी वोट बैंक पर उनकी अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हिंदू कॉलेज के 125वें स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमृतकाल में देश की ऐतिहासिक
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि देश प्रौद्योगिकी क्रांति के शिखर पर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और जीवन के सभी पहलुओं को आकार दे रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि धारा 370 का हटना और राम मंदिर का बनना दोनों मील के पत्थर हैं। हेमंत सोरेन को आज विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोरेन को अदालत से रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले जाया गया। उन्हें 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किया गया। एमओयू साइन करने वाली संस्थाओं में गूगल, फ्लिपकार्ट, अपग्रेड, यूपीएस, टाइम्स प्रो, रिलायंस फाउंडेशन जैसी संस्थाएं रही हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि युवाओं को रोजगार परक बनाने और उनके स्किल को निखारने के लिए 15 संस्थाओं के एमओयू साइन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य एमएसडीसी के साथ मिलकर युवाओं के कौशल को विभिन्न क्षेत्र में बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायता और सहायक जीवन उपकरणों के वितरण के लिए देश भर के 60 जिलों में शिविर आयोजित किए गए, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसरो 17 फरवरी शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह इनसैट 3DS का प्रक्षेपण करेगा, जिससे मौसम के बारे में हर बार सटीक जानकारी मिलेगी। इस सैटेलाइट की मदद से आपदा चेतावनी में भी मदद मिलेगी। उपग्रह को GSLV F-14 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। चंदौली के सकंडीहा विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय के नेतृत्व में भाजपा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा, बसपा और कांग्रेस को छोड़कर आए दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण एवं प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि MBBS की 50 बढ़ी हुई सीटों के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहां शिला दर्शन कर लिए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 51 सदस्यीय टीम ने प्रभु श्रीराम के दर्शन किए। गोवा के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विधायक भी दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन करने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि हम यहां गोवा के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे राज्य से 2000 लोग रामलला के दर्शन के लिए यहां आए हैं। ये सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है। हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके बेटे सहित 9 उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर CRPC की धारा 82-83 के तहत कार्रवाई की अनुमति दे दी है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए थे, जिसमें 18 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ धारा 83 के तहत कार्रवाई करने की मांग की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर में आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने BRO गेस्ट हाउस गौचर से लेकर मेला मैदान तक रोड शो किया, साथ ही विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आज एक बार फिर से दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी को बजट में देरी के लिए सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आए एक हाथ के मरीज का आयुर्वेदिक चिकित्सा से सफल इलाज किया गया। आर्टरी में 90% ब्लॉकेज के मरीज को बिना सर्जरी सिर्फ आयुर्वेदिक औषधि पंचकर्म से ठीक किया गया है। अभी तक एलोपैथी के भरोसे रहने वाले दिल के मरीजों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक्सप्रेस 100 में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक्सप्रेस 100 में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना बंद करने को कहा है। कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटर के जानने के अधिकार का हनन करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित ब्यासी तहखाने के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया और अपना फैसला रिजर्व रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल पूजा पर रोक नहीं लगाई है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल की निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका में पुलिस की निष्क्रियता, गवाहों और वकील को धमकाने का आरोप लगाया गया है। कानपुर देहात की एक कोर्ट ने बहमई हत्याकांड मामले में एक आरोपी श्याम बाबू को बहमई कांड में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी विश्वनाथ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार देश में कुशल कार्यबल को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रही है और भारत को साल 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर देना होगा। भारत 2027 तक दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह बात कही। भारत ने कहा है कि उसने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ प्रस्तावित FTA में शोध से जुड़े आंकड़ों को बाहर रखने के प्रावधान की मांग को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि यह घरेलू जेनरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय हैदराबाद में एक उद्योग संवाद की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य देश भर में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के विकास में तेजी लाना है। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 1.83 लाख करोड़ डॉलर का हो गया, जो अल्फाबेट के 1.82 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। साल 2023 में भारतीय वेबसाइटों और एप्लीकेशन पर 5.14 अरब से ज्यादा साइबर हमले हुए हैं, जिसमें खासकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को निशाना बनाया गया। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आईटी और सॉफ्टवेयर प्रमुख IBM ने कहा कि भारत एक मजबूत AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने के साथ ग्लोबल AI हब बनने की राह पर है। इसके लिए AI उपकरणों की पहुंच, लागत कम करने की और इसे स्वचालित करने की आवश्यकता है। देश का निर्यात 3.1% बढ़कर 36.92 अरब डॉलर हो गया। पिछले साल जनवरी में ये 35.8 अरब डॉलर था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में समग्र खाद्य सेवा बाजार 8 से लेकर 12% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2028 तक 100 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना है। घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसे दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर बना हुआ है। स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन कारोबारी सत्र में तेजी रही और BSE सेंसेक्स 227 अंक चढ़कर एक बार फिर 72,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 22,000 अंक के करीब पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोना 80 रुपये टूटकर 62,270 रुपये पर प्रति 10 ग्राम पर आ गया, तो वहीं चांदी में भी 600 रुपये का उछाल हुआ। अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 83 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। दिल्ली NCR क्षेत्र में वर्ष 2023 में 87,818 करोड़ रुपए मूल्य के फ्लैट की बिक्री हुई, जिसमें अकेले गुरुग्राम की हिस्सेदारी 63% रही। संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। गुरुवार को सैन्य अभियान के तहत खान यूनिस के नासिर अस्पताल में कार्रवाई की गई। 7 अक्टूबर को बनाए गए बंधकों के शव इस अस्पताल में होने की विश्वसनीय जानकारी के बाद इजरायली सेना ने यह कार्रवाई की। वहीं नासिर अस्पताल पर की गई कार्रवाई के बाद विस्थापित फलस्तीनियों को नासिर अस्पताल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और रफा ले जाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम और तीसरा बड़े लोकतांत्रिक देश इंडोनेशिया में हुए चुनावों के बाद वोटों की गिनती जारी है। हालांकि शुरुआती रुझानों के आधार पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रक्षा मंत्री प्रोबोवो सुबियांतो ने जीत का दावा ठोक दिया है। जापान ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज खो दिया है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यूरोपीय संघ ने गुरुवार को कहा कि इस साल यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उम्मीद से धीमी गति से बढ़ेगी, लेकिन 2024 में मुद्रास्फीति भी उम्मीद से धीमी ही रहेगी। यूरोपीय संघ का अनुमान है कि यूरो मुद्रा साझा करने वाले 20 देशों में सकल घरेलू उत्पाद 2024 में केवल 0.8% ही बढ़ेगा। यूरोप की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस में 0.9% विकास दर का अनुमान है, जो पहले 1.2% आंकी गई थी। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर अमेरिका और ब्रिटेन से जूलियन असांजे को रिहा करने का आह्वान किया। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के 2 साल होने को आए, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल के दिनों में दोनों तरफ से हमले में भी तेजी देखने को मिली है। मिसाइल में हमले से पोलैंड सीमा से लगे लबीब के ऊर्जा बुनियादी ढांचा में आग लग गई। हमले में 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जबकि 18 घर, 2 स्कूल और 1 किंडरगार्टन क्षतिग्रस्त हो गए।
वहीं यूक्रेनी सेना ने 26 हमलों में से 13 को नाकाम करने का दावा किया है। रूसी सेना पिछली सर्दियों के हमलों को दोहराने की कोशिश कर रही है, जब यूक्रेन के बिजली क्षेत्र में गंभीर क्षति हुई थी। अमेरिका के मिसौरी के कैंसस सिटी में गोलीबारी की घटना सामने आई। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 21 लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम का 16वां सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुरू हो गया। इस बार 5 दिनों तक चलने वाली सम्मेलन का थीम एक और दुनिया संभव है रखा गया है। इस बार फोरम में 92 देशों के 1252 से अधिक संगठनों और 40,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। आयोजन में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देखने को मिली। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से राजकोट में शुरू हो गया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना लिए थे। तीसरे टेस्ट में भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत कर रहे हैं। सरफराज खान और ध्रुव जुरेल की पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा ने राजकोट टेस्ट में जडेजा के साथ मिलकर 204 रन की साझेदारी की, जो इस सीरीज की सबसे बड़ी साझेदारी है। रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करने में कामयाबी पाई। रविंद्र जडेजा ने राजकोट टेस्ट के पहले दिन ही शतक लगाया। वो 12वें क्रिकेटर बन गए जिनके नाम टेस्ट में 3000 रन और 250 विकेट हैं। अपना पहला टेस्ट खेल रहे सरफराज खान ने पहले ही टेस्ट में अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। वो दुर्भाग्यशाली रहे और 62 के स्कोर पर आउट हो गए। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को चीन के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में बायर्न म्यूनिख को लाज़ियो के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में ही खेले गए एक अन्य मैच में पीएसजी ने रियल सोसिदाद को 2-0 से हरा दिया। कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन की सलाहकार समिति ने प्रमुख कोच यर्गेन क्लिंसमैन को पदक से हटाने की अनुशंसा की है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि खन्ना की फिल्म योद्धा का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर को 13,000 फीट की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया। एमी पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता रिची मेहता की आगामी सीरीज पोचर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आलिया भट्ट भी बतौर एग्जीक्यूटिव निर्माता इस सीरीज का हिस्सा है। अभिनेता इमरान हाशमी अब टाइगर 3 के बाद गुडाचारी 2 में नजर आएंगे। गुडाचारी 2 में इमरान के अलावा अधिविशेष और बनीता संधू मुख्य भूमिका निभाएंगे। शांतनु माहेश्वरी और खुशहाली कुमार एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्रॉसफायर में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन हरीश राउत ने किया है। अजय देवगन की फिल्म शैतान का नया गाना खुशियां बटोर लो रिलीज कर दिया गया है। गाने को शेयर करते हुए अजय देवगन ने कैप्शन में लिखा, जब आप अपने परिवार के साथ होते तो हर पल कीमती और खूबसूरत होता है। राजकुमार राव अब अपनी अगली फिल्म श्री को लेकर चर्चा में है। राजकुमार राव की ये फिल्म 17 मई 2024 को सिनेमाघरों में लगेगी। भूमि पेडनेकर इन दिनों फिल्म भक्षक को लेकर छाई हुई हैं। अभिनेत्री की मां ने भी बेटी की ये फिल्म देख ली है और इसे देखकर वो बेहद खुश हुई हैं। भूमि के अभिनय से खुश होकर उन्होंने सोने का सिक्का भी इनाम दिया। ओटीटी पर प्रभास की सालार की हिंदी रिलीज का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में 16 फरवरी को इस फिल्म का मजा फैंस ओटीटी पर हिंदी भाषा में उठा पाएंगे। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए नमस्कार।